नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सक्सेस मास्टर का जो है पहला अध्याय का जो है आज हम 5वां पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले 4 पार्ट बन चुका है। वीडियो का लिंक जो है प्लेलिस्ट में आप वहां से देख सकते हैं, पूरी व्याख्या के साथ एक एक पॉइंट का जो है तोड़ तोड़ करके आपको बताया गया है। ये सीरीज़ हम स्टार्ट किए हैं। कोई भी आपको इस तरह से बुक का जो है पूरा व्याख्या नहीं करेगा। आज हम पूरे सीरीज जो है हम दिसंबर तक, जब तक परीक्षा होगा उससे पहले तक, पूरे जो है सीडीपी का, ईवीएस का, हिंदी का, मैथ का, संस्कृत का, सभी का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो हम जो है इससे पिछले वाले वीडियो में अवस्था जो है शैशव काल, बाल्यकाल का 2 भाग, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम युवा प्रौढ़ावस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लें, आपको समझने में आगे आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको इस तरह से वीडियो जो है आपको लगातार मिलता रहेगा। चलिए, तो आज हम देखेंगे युवा प्रौढ़ावस्था। इसका सामान्यतः उम्र जो है 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई निश्चित उम्र नहीं है, यह मान लिया गया है। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। ठीक है, यह अवस्था क्या है? मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने पर प्राप्त होती है। यानी कि आप में जो है अब सामाजिक स्तर पर आप जो है समाज में अगर पंचायत हो रहा है उसमें अगर बैठ के आप अपना तर्क दे रहे हैं तो ये एक तरह से एक स्तर से आपका ये अलग परिपक्वता है, जो ये आपको युवा प्रौढ़ावस्था में यानी 18 से 40 वर्ष की उम्र में प्राप्त होता है। ठीक है, अब है परिपक्व प्रौढ़ावस्था। ये 40 से 65 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या है? शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। ठीक है, अब ह्रास होने लगता है सारी चीज़ों में। ठीक है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना इत्यादि जो है ये परिपक्व प्रौढ़ावस्था का ये लक्षण है। ठीक है, आगे है वृद्ध प्रौढ़ावस्था, यानी ये 65 से ऊपर का है। 65 से अधिक वर्ष की अवस्था को हम क्या कहेंगे? तो वृद्ध प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है? शारीरिक क्षमता का कमज़ोर होना, यानी अब शारीरिक क्षमता जो है कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर होने लगता है। अब किसी भी कार्य को हम इतना अच्छे जिस तरह से परिपक्वावस्था में करते थे उस तरह से इस अवस्था में हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान। अब जो है आप धर्म के मतलब धार्मिक जो प्रचार प्रसार होता है, जैसे कहीं पे जो है क्या है, अगर भक्ति हो रहा है, यहाँ पे कहीं रामलीला हो रहा है, कहीं पे जो है कीर्तन हो रहा है, तो उसमें आपका प्रति झुकाव ज़्यादा होगा। ठीक है, समाज में जो सामाजिक काम में जो है आप ज़्यादा जो है इसमें आध्यात्मिक में, सामाजिक में आप ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब जो है अधिगम का जो है विकास से क्या संबंध है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या सब है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। ये भी प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया, जीवन परिवर्तन, ये भी चलते रहती है। ठीक है, अधिगम में लर्निंग का अर्थ है सीखना। क्या होता है? सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन परिवर्तन चलती रहती है। विकास भी जीवन परिवर्तन चलती है। ठीक है, तो जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम जो होता है वो दोस्तों अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज हम सीखे और कल वो भूल गए, वो अधिगम नहीं होता है। जैसे हम अगर 10 दिन दवा खा रहे हैं लगातार टाइम से, वो हमारा अधिगम नहीं है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना वो क्या है? अधिगम है। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसको और अच्छे से समझाया गया है। अधिगम व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम जो है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास करने का मतलब सभी तरह के विकास, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, सामाजिक, सभी में ये मदद करता है। इसके द्वारा
जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है अधिगम के द्वारा। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। अगर आप सीख लिए कुछ तो आप क्या हैं, आपको अनुभव हो गया, तो अधिगम के बाद आप क्या करते हैं, स्वयं को और दुनिया को समझ सकते हैं। ठीक है, किसी से अच्छे ढंग से बातें कर सकते हैं। इस तरह से जो है अधिगम का संबंध होता है विकास से। आगे देख लीजिए, यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। ठीक है, यह क्या बोला गया है कि यदि का छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर, यानी कोई विषय पढ़ा, अगर विज्ञान पढ़ा, अगर विज्ञान के विषय वस्तु के आधार पर विज्ञान के जो है पढ़ा है, उसके आधार पर अगर कोई चीज़ नया उत्पाद कर रहा है, यानी कोई चीज़ नया बना रहा है, अगर उसके योग्य हो गए तो समझिए उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ और वो उस चीज़ को अधिगम हम कहेंगे। ठीक है, सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने व उसमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया। ठीक है, यानी जो सार्थक अधिगम होता है वो चीज़ों को इकट्ठा करना नहीं, रटना नहीं, किसी चीज़ में बदलाव करना या फिर उसको क्या करना, नए तरीक़ा से करना, ये चीज़ें क्या होता है, सार्थक अधिगम होता है। ठीक है, अब है अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई है, गेट्स के द्वारा दिया गया है। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है, अधिगम है। अनुभव के द्वारा अगर हम अपने व्यवहार में रूपांतरण यानी परिवर्तन लाते हैं तो वो अधिगम है, एक बोल हैं गेट्स महोदय। E.A. पील के अनुसार क्या है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण से होता है। ठीक है, ये इनके अनुसार है, यानी कि अनुभव के वातावरण में अगर परिवर्तन हो रहा है और उसके अनुसार हम कुछ सीख रहे हैं तो वो हमारा अधिगम है, ये कहे हैं E.A. पील। ठीक है, अब है क्रो एंड क्रो क्या बोले हैं, देख लीजिए। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, हमारे आदत जो है, ज्ञान एवं हमारी रुचि जो है उसका अर्जन है। ठीक है, इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं। अगर हम ज्ञान अर्जित करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं और किसी चीज़ को हम नए तरीक़ा से करते हैं, वो चीज़ें सम्मिलित है। इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होता है। यानी अधिगम के बाद हम क्या करते हैं, नई परिस्थिति में घुलते मिलते हैं, समायोजित करते हैं। ठीक है, और जो समस्या आई है उसको हम दूर करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें हैं कि अधिगम, इसमें बोला गया है कि अधिगम जो है वो आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। बस इतना ही आपसे पूछे। ठीक है, अब आगे देखते हैं विकास का अधिगम से संबंध क्या है, ये देख लीजिए। विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। कैसे, देख लीजिए। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। अगर शारीरिक विकास बच्चों में अच्छा है, पौष्टिक तत्व अच्छा मिल रहा है, तो बच्चों का सोचने की क्षमता भी अच्छी होगी। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता अधिक होगी। मानसिक व संज्ञानात्मक विकास एक ही है, या इसको बौद्धिक विकास भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के खेल की गतिविधियों में सहभागिता उसके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। अगर बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा है, क्या है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके जो खेल की गतिविधियों में वो सहभागिता करेगा, वो भाग लेगा, वो क्या होगा, उसमें वो शारीरिक विकास उसको मदद करेगा। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि बुद्धि का विकास और भाषा का विकास, ये समाज में हमें कैसे घुलना मिलना है। अगर हमें अगर समझ है और हमारी भाषा शैली अच्छी है तो हम समाज में अच्छे तरह से घुल मिल सकते हैं और सीखने अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हम कर सकते हैं। यानी अधिगम यानी कि सीखें, कोई भी चीज़ को हम जल्दी सीख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम सीख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से यानी कि मूर्त रूप से हम अच्छे से सीख सकते हैं अगर हमारा भाषाई और मानसिक विकास अच्छा है तो। आगे है बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास और अधिगम क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको नोट कर लें, ये पूछ देगा। आगे देख लीजिए, इसको समझ गए कि विकास और अधिगम जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे नोट कर लीजिए। जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्रकृति व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, विकास और अधिगम जीवन प्रयत्न चलती है। इसके साथ साथ बालकों को उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जीवन में जो बच्चे प्रकृति व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। इससे बच्चों दूसरे के साथ अपने रिश्तों के संबंध में जो है विभिन्न सिद्धांत भी शामिल है। अपने आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें जैसी है वैसी क्यों है, कारण और कारक के बीच का संबंध है और कार्य व निर्णय लेने में के क्या आधार हैं। ये चीज़ें बच्चा अधिगम के द्वारा सीखता है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका कारण क्या है, कारण और कारक के बीच का संबंध वो पता करता है और कार्य और निर्णय लेने का जो है क्या आधार है वो बच्चे इसे सीखते हैं। ठीक है, अधिगम के द्वारा उसको पता चलता है। अब है अर्थ निकालना और मूर्त सोच की क्षमता विकसित करना। विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थ निकालना, किसी भी चीज़ का तर्कपूर्ण जो है अर्थ निकालना, और मूर्त सोच यानी कोई चीज़ सामने में नहीं है उसके बारे में सोचना की क्षमता विकसित करना। और विवेचना व कार्य यानी कि उस चीज़ के बारे में वो समझाना और कार्य करना अधिगम की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं। ठीक है, और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध। मानसिक चित्रण वो हुआ कि कोई भी चीज़ अगर सोच रहे हैं, जैसे अगर हम कुकर को देखें तो हमारे मस्तिष्क में चित्र बना कि इसमें चावल बनता है। लोहिया देखें तो इसमें सब्जी बनता है। तो ये हमारा मानसिक चित्रण है और ये जो है अधिगम से ही हमें प्राप्त होता है। भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं और तार्किकता से इसका गहरा संबंध है अधिगम का। ठीक है, या फिर इसको संज्ञानात्मक विकास से इसका संबंध सबसे ज़्यादा है। अब है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीके से सीखते हैं। बच्चे मूर्त रूप से भी सीखते हैं और बच्चे अमूर्त रूप से भी सीखते हैं। बच्चा जो है एक होता है औपचारिक रूप से सीखते हैं। औपचारिक रूप से हुआ कि मतलब जिसका नियम कानून, इसका रूल रेगुलेशन निश्चित होता है वो औपचारिक होता है। स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, कोर्ट में, इस सब का एक नियम होता है जो औपचारिक होता है, वहाँ पे बच्चा सीखता है औपचारिक रूप से। लेकिन एक अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक में बच्चा क्या करता है, बच्चा कहीं भी सीखता है, दोस्त से, समाज से, खेल के मैदान में, कहीं पर भी वो सीखता है। वो अनौपचारिक होता है अधिगम। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है कि बच्चा व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी विभिन्न तरीके से सीखता है। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने से, खुद से करने से, स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने से, सुनने से, उससे सोचने से, मनन करने से, इस सारी गतिविधियाँ लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, बच्चों अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए जिससे बच्चों में क्या हो, अधिगम बेहतर ढंग से हो और अधिगम के साथ साथ विकास भी उसके अच्छे ढंग से हो। तो उम्मीद है कि इसको आप समझे होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर इसका लगाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा आपको लग रहा है, फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।